आपके वालिद साहब, आपके दादा, इनका पॉलिटिकल रोल का इन्फ्लुएंस क्या हुआ है मुल्तान पे? Gilanis of Multan have been part of politics. ऐसी हिस्टोरिकल लेगेसी का आपके लिए मतलब क्या है? जो दिया उन्होंने जलाया था उसको बुझना नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 2018 के इलेक्शंस में ज्यादतियां हुई। जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट अच्छा मिलता है। सर, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयर भी हैं। ये सिर्फ इरेगुलरिटीज निकाली जाती हैं सर, या कोई रिकवरीज भी की जाती हैं? 5.5 अरब की रिकवरी 30 मीटिंग्स में हमने की है। जनूबी पंजाब या वसेब के सूबे की आवाज़ को उठाते हैं। जवाब में कहा जाता है कि फिर पाकिस्तान के और सूबे बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। पंजाब असेंबली में बिल्स या लेजिस्लेशन कोई आपने ऐसे प्रेजेंट की हो या सपोर्ट की हो? अभी रिसेंटली एक बिल पास करवाया, वो था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवाज़ असेंबली, पंजाब असेंबली का पॉडकास्ट, जहां पे हम डिस्कस करते हैं पंजाब असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस के बारे में, उनकी चाइल्डहुड, उनके प्रोफेशंस, उनकी एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, वो अपने हलके के बारे में क्या कुछ कर रही हैं, और पंजाब के बारे में भी। आज के हमारे मेहमान सईद अली हैदर गिलानी हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर पंजाब असेंबली में हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही इज़ ऑल्सो बिन बिस्टोर्ड द ऑनर ऑफ हिलाल इम्तियाज़। एंड सईद अली हैदर गिलानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू राफे, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अली हैदर, आपका सियासी विरसा मुल्तान की पॉलिटिक्स में एक मिसाल है। मखदूम सईद अलमदार हुसैन गिलानी पाकिस्तान सिग्नेटरी, उसके अलावा पंजाब में लेजिस्लेटर्स, उसके अलावा फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ मुल्तान, आपके वालिद साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर, करंट सेनेट चेयरमैन, आपके वालिद साहब, आपके दादा, आपके बड़े जितने भी हैं, इनका पॉलिटिकल रोल का इन्फ्लुएंस क्या हुआ है मुल्तान पे? देखें, पाकिस्तान बनने से पहले से मेरी फैमिली ऑफ गिलानीज ऑफ मुल्तान हैव बीन पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। 1901 में लिमिटेड डेमोक्रेसी आई थी। उसके बाद चंद फोर्ट रिफॉर्म्स हुए। तब से लेके अब तक वी प्लेड आर पार्ट इन साउथ ऑफ पंजाब एंड खसूसन मुल्तान। पहले मुल्तान एक बहुत बड़ा ज़िला हुआ करता था। इट वाज अ ह्यूज डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर मुल्तान डिवीज़न साहिवाल भी उसका हिस्सा था, और भावलपुर रियासत से अलग जितना भी साउथ पंजाब का एरिया था, इधर वाज मुल्तान डिवीज़न। मेरे जो बुज़ुर्ग थे मखदूम राजन बख्श गिलानी, ही वाज मेंबर ऑफ द इंडियन असेंबली जब लिमिटेड डेमोक्रेसी दी गई इंडिया को, एंड कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स वो रहे, एंड ही वाज आल्सो गिवन द टाइटल द फादर ऑफ द इंडियन असेंबली। आज भी उनके नाम की सीट लोकसभा में मौजूद है। उसके बाद एक प्रोमिनेंट फिगर हमारी फैमिली में थे मखदूम रज़ा शाह गिलानी, हु इन 1937 डिफीटेड द डीसी मुल्तान, जो मेयर का इलेक्शन जिसके तरफ आपने बात की। उस ज़माने में 1/3 ऑफ द हाउस वाज सिलेक्टेड एंड जो रेस्ट थे वो इलेक्टेड थे। वो इलेक्टेड भी तब जो जिनके पास जेलदारियाँ हुआ करती थी उस ज़माने में, उनको दिया वहाँ राइट टू वोट होता था। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ। अब ये लोकल गवर्नमेंट, आजकल हम लोकल गवर्नमेंट पे बात भी कर रहे हैं, बिल भी अंडर कंसिडरेशन है। जी बिल्कुल आया भाई, यस। तो उस तनाजुर में आप सोचें कि अंग्रेज़ दौर था, ब्रिटिश राज था इस हिंदुस्तान के ऊपर, और जो मेयर था, E.P. मून वाज हिज नेम, वो ही वाज द ब्रदर इन लॉ ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उन्होंने कंटेस्ट किया एंड मखदूम रज़ा शाह गिलानी ने उनके ख़िलाफ़ कंटेस्ट किया, एंड द E.P. मून, द मेयर, द डीसी ऑफ मुल्तान, लॉस्ट टू हिम बाय 7 वोट्स। तब शो ऑफ हैंड से वोटिंग होती थी, सीक्रेट बैलेट भी नहीं था। सो लोकल गवर्नमेंट में तब से लेके अब तक हम इसी बात को चैम्पियन करते हैं कि शो ऑफ हैंड से ही वोटिंग होनी चाहिए। सो उसके बाद मेरे दादा पॉलिटिक्स में थे, लोधरा से उन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन। फिर मेरे वाले साहब ने भी अपना पहला इलेक्शन लोधरा से किया, क्योंकि वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा होता था, तहसील थी लोधरा। उसके बाद फिर गिलानी साहब, माय ग्रैंडफादर वाज MPA, एंड 1951 में 52 में उन्होंने यहाँ पे पोर्टफोलियो था उनके पास। फिरोज़ खान नून साहब की कैबिनेट थी, हेल्थ का, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का, हाउसिंग एंड वर्क्स का, और तब उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया मुल्तान की हेल्थ सेक्टर में। एंड अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ,
सेक्टर हमने एजुकेशन के अंदर भी हमारे फैमिली ने 100 साल हो गए अब तो अंजुमन इस्लामिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी तकरीबन 125 साल पहले। आज तक वो इदारे चल रहे हैं और हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ फिर नेशनलाइजेशन हुई, फिर उसमें वो प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट को चली गई, बट वो जो नाम है वो अभी तक हमारे बुज़ुर्गों के नाम पे चल रहे हैं। सो बहुत बड़ी लेगेसी थी जी। एंड आई थिंक द ओनली लिविंग पॉलिटिकल फैमिली जो अभी तक पाकिस्तान बनने से पहले से अभी तक आ रही है असेंबली में, वो शायद मुल्तान के गिलानी थी हों, अपार्ट फ्रॉम वन इलेक्शन दैट वाज 2013 जिसमें आई गॉट किडनैप्ड। जी। That was the only election that no one from our family was part of any assembly of Pakistan. And there were just reasons behind it that we can understand. ऐसी हिस्टोरिकल लेगेसी का आपके लिए मतलब क्या है? मेरे लिए देखिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि इत उनके शूज़ फ़िल करना, कोई बड़े लोग थे सारे, उनके शूज़ फ़िल करना बड़ा अपहिल टास्क है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो दिया उन्होंने जलाया था अ, वो अ, उसको बुझना नहीं चाहिए। उसकी रोशनी जो है वो आगे तक हमें लेके चल जानी है। अ, और ये जो ड्राइव है और ये जो काम करने का जो जज़्बा है, ये हमें उन्हीं बुज़ुर्गों के बारे में सुन के, पढ़ के ही मिलता है। और आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह इस वक़्त पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एग्ज़िस्ट करती है। एग्ज़ैक्टली तो आई इस आई दफ़ा तो बिलीव कि आप लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दफ़ा अ, अल्लाह के करम से अब मुल्तान को हमने बिल्कुल स्वीप किया है और एवरीबडी गॉट इलेक्टेड। एंड हम 4 भाई हैं और हम सारे मेंबर्स हैं। मेरे वालिद साहब भी एमएनए जीते थे, बट देन ही पार्टी की हिदायत के ऊपर उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा दिया, सेनेट के रुकन बने, फिर चेयरमैन सेनेट बने। तो या वी ऑल आर पार्लियामेंटेरियंस। माशा बड़ा डिफ़िकल्ट है। और सबसे बड़ा एक ये होता है कि ये जो मारूसी सियासत का जो स्टिग्मा आता है, वो उसको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि बाप, दादा, परदादा अ, और फिर उसके बाद उनके बच्चे, ये एक पाकिस्तान का के सोसाइटी में एक स्टिग्मा समझा जाता है। मेरा सवाल आपसे आना था ये कि सोशल एक स्टिग्मा बन चुका हुआ है कि जी ये पॉलिटिकल डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलना शुरू हो गई हुई है। लेकिन जब आप किसी इंसान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं कि उनके बड़ों ने क्या-क्या सैक्रिफाइसेस दी हुई हैं, द होल आर्गुमेंट एंड नैरेटिव चेंजेस। हुँ। ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो मारूसी सियासत है उसमें मैं उसका इतना हामी नहीं हूँ, मैं उसके इतने हक में भी नहीं हूँ। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल फिगर मेहनत करता है और आज के एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। एंड इफ़ यू डोंट उन उस जो ब बार है अवाम के ज़हनों में अपने एक आइडियल नुमाइंदे का, अगर वो आप बाहर अचीव ना करो तो वो आपको हरगिज़ मारूसियत की बुनियाद के ऊपर इलेक्ट नहीं करेंगे। आपकी पैदाइश 1986 अप्रैल में हुई। आप कहे थे कि 4 भाई हैं आप लोग माशाल्लाह। 3 भाई आप लोग जी, ट्रिपलेट्स माशाल्लाह। जी। वी वर बोर्न ऑन द 10th ऑफ अप्रैल 1986। ये बड़ा हिस्टोरिक डे है। इस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुल्क में आई थी, लाहौर ही लैंड की थी और मेरी पैदाइश भी लाहौर में ही हुई थी। एंड देन मेरे वालिद साहब तब रेलवे के वज़ीर थे। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने गिलानी साहब को मुबारक दी और उन्होंने कहा कि आज बीबी आई हैं। जब जो की कैबिनेट में वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि, और जो डॉक्टर्स थे वो पीपल्स पार्टी के जेले थे, उन्होंने कहा कि आपके माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको 3 बेटों से नवाज़ा है, आप पॉलिटिक्स करते हैं, इनको भी पॉलिटिक्स में आप लेके आएँगे। सो एक जो बेटा है ना, उनमें से इन तीनों में से वो पीपल्स पार्टी को आप दे दें। तो गिलानी साहब ने बड़े मुस्कुरा के कहा कि बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे ही करेंगे। तो 3 नहीं, हम सारे ही पीपल्स पार्टी में आ गए। 1988 में गिलानी साहब ने अपना पहला इलेक्शन जो था जमाती बुनियादों पे जो पहला इलेक्शन लड़ा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ा था एंड मुल्तान से लड़ा। उससे पहले वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुल्तान भी रहे। सर आपका आपका बचपन लाहौर गुज़रा है, मुल्तान गुज़रा हुआ है?
बचपन जी लाहौर में भी रहा, मुल्तान में भी गुज़रा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूलिंग क्योंकि लाहौर में थी, तो हम ज़्यादातर टाइम लाहौर में ही गुज़रता था। मुझे ये तो पता है कि आपकी इनिशियल स्कूलिंग एचएसएन कॉलेज की हुई है। उसके बाद आपका बीकन हाउस में भी ताल्लुक रहा हुआ है एजुकेशन का, जहाँ से आपकी मेरी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद आप बाहर भी पढ़ने के लिए गए। नहीं, मैं नहीं गया। आई वेंट टू एलएसी, बाकी मेरे सारे भाई बाहर गए पढ़ने के लिए। आई वाज़ हियर इन पाकिस्तान, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने बैचलर इन फाइनेंस किया। इतनी ये तालीम आपने ली, उसके बाद आपका इरादा था पॉलिटिक्स में आने का, या फिर डिड यू हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन मेरा इनिशियली? इरादा पॉलिटिक्स में आने का नहीं था, मेरा इरादा पढ़ने का था कि मैंने कहा कि मैं सबने बैचलर्स और मास्टर्स बाहर से किया है, तो क्यों ना मैं भी अब मास्टर्स करने के लिए बाहर चला जाऊँ। तो मैं सोच ही रहा था मास्टर्स करने का, तो गिलानी साहब का वो फ़ैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट वाला, जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हुँ, ख़त ना लिखने की बेस के ऊपर। जी, इफ्तिख़ार चौधरी साहब के उस बेंच ने जो फ़ैसला किया, तो हमें वो बाई इलेक्शन लड़ना पड़ गया। तो उस बाई इलेक्शन में मेरे भाई अब्दुल कादिर, जो मेरा बड़ा भाई है, ही वाज़ कंटेस्टिंग, तो उसकी कैंपेन के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो वरना मैं आई वाज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड टू स्टडी टू डू माई मास्टर्स। तो वहाँ पर काफ़ी लंबी कैंपेन हो गई और बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, टफ इलेक्शन था, बट अल्लाह का शुक्र है हमने वो इलेक्शन जीता। और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन कॉल हुआ, तो हमारा एक एमपीए थे, वो स्लिप हो गए, उनका इरादा बदल गया, ओके, कि हमारे साथ वो नहीं चलना चाहते थे, तो वी डिडंट हैव एन एमपीए। अब मेरे भाई और मेरे वालिद साहब ने ये सोचा कि वो मुझे लड़ाएंगे, तो तब रिलक्टेंटली मैंने एग्री किया कि ठीक है। एंड आई न्यू कि ये इट वाज अ लूजिंग बैटल। मुझे था कि ये इलेक्शन हम हारेंगे, क्योंकि मुझे ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन नज़र आ रही थी। और वो इलेक्शन 2013 का था, उसमें मैंने कंटेस्ट किया, बट इलेक्शन से 2 दिन पहले मुझे अगवा किया गया। और मैं इलेक्शन से 2 दिन पहले अगवा हो गया। एंड बट मुझे रिज़ल्ट का भी नहीं पता चला, बट बाद में मुझे पता चला कि आई स्कोर्ड गुड नंबर ऑफ वोट्स। मेरा अगला सवाल आपसे आपकी किडनैपिंग के बारे में ही बनता है। व्हाट वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर यू ओवर देयर? देखें, 3 साल आई वॉज इन कैप्टिविटी। 3 साल में बहुत से मुश्किल वक्त आते आए, लेकिन जो ईद होती थी वो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। वो ईद के ऊपर मैंने 6 ईदें गुजारी वहाँ पर। ईद पे फैमिली याद आती थी। और जब मैंने वाज किडनैप, मेरा बेटा जमाल वाज 1.5 years old। जब मैं उसके बारे में सोचता था तो मुझे एक स्ट्रेंथ भी मिलती थी, बट डिफ़िकल्ट बहुत था वो, बहुत मेरे लिए वो, उसके बारे में जब मैं सोचता था, क्योंकि आई बिलीव कि लाइफ अगर मैं इधर मर गया तो बाकी सबकी तो लाइफ चलती रहेगी, बट एक बच्चे जो बेटा होता है वो हमेशा ही वांट्स टू नो अबाउट हिज फादर, वो अपने बाप को जानना चाहता है, लुक अप टू करता है। तो उस वही मेरी मोटिवेशन थी टू लिव। तो उसके बाद आपका जस्टिस और एक्सट्रीमिज़्म, ये 2 डिफरेंट मौके मेरे हैं। जस्टिस और एक्सट्रीमिज़्म के बारे में क्या ख़्याल है? एक्सट्रीमिज़म इस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दहशतगर्दी एक टाइम पर अपने अरूज पे थी, और मैं उसका विक्टिम बना उसी टाइम में। एंड आई वाज किडनैप्ड नॉट बिकॉज आई वाज अली हैदर गिलानी, आई वाज किडनैप्ड बिकॉज आई वाज सन ऑफ यूसुफ रज़ा गिलानी। एंड वो एक एक हेट्रेड जो अगेंस्ट पॉलिटिकल क्लास थी, एक जिहादी माइंडसेट में, मैं उसकी नज़र हुआ। बट अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आई केम बैक। एंड एंड व्हेन यू केम बैक, उस वक़्त आपने क्या इरादा किया? सियासत से को खैर बात कह के किताब लिखूं और काम करूं। बट फिर मुझे ये ख्याल आया कि जिन दहशतगर्दों ने मुझे किडनैप किया था उनका मकसद यही था कि मुझे सियासत से दूर करें, और वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं। सो अगर तो मैं सियासत छोड़ दूं और अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो जिसके अंदर मैं बिलीव करता हूं और था, अ, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे जिन्होंने मुझे अगवा किया। जो मेरी इनर वॉइस थी, मैंने उससे जब सवाल किया तो उसने मुझे कहा कि अगर तुमने उनको प्रूव गलत करना है
तो यू हैव टू कम बैक इनटू पॉलिटिक्स। मेरा अगला सवाल था आपसे ये वाला कि 2018 के इलेक्शंस आपके पहले इलेक्शंस थे फिर नेचुरली। हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? 2000 नहीं, इलेक्शन तो हमने बहुत देखे हैं। आपका 2002 से देख रहे हैं, 2008 में भी हमने कैंपेन की। पहला अपना पहला जनरल इलेक्शन जो था वो 2013 में तो था। 2013 का था, लेकिन आराम द रिन्यूड स्पिरिट कमिंग बैक, कमिंग बैक। डिसाइडिंग, आपने जैसा भी ज़िक्र किया कि मेरी इनर वॉइस ने मुझे कहा कि नहीं यार, इफ आई हैव टू शो समथिंग आई कैन नॉट बीट माय ओन स्पिरिट नाउ। जिस चीज़ के लिए मुझे वो डिफीट करना चाह रहे थे, मैंने वो डिफीट नहीं करनी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ विगर फॉर दिस। वो इलेक्शन किस तरह का था आपका? वो इलेक्शन तो मेरे लिए वॉक इन द पार्क ही था। मुझे पता लग रहा था कि ये अवाम जो है, वो लोगों ने, मेरे हल्के के लोगों ने मुझे बहुत आज भी मोहब्बत करते हैं। दुआएं की उन्होंने मेरे लिए वापसी के लिए। और वो इलेक्शन तो आए वॉन, बट वो इलेक्शन जो था वो पाकिस्तान में बड़ा अजीब व गरीब इलेक्शन हुआ था वो वाला भी। इट वाज़न्ट अ फेयर इलेक्शन। मैं जीत भी गया था, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि उसमें बहुत सी ज़्यादतियाँ हुई थी 2018 के इलेक्शन में। तो लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2018 के इलेक्शंस में ज़्यादतियाँ हुई, कुछ कहते हैं 2024 के इलेक्शंस में ज़्यादतियाँ हुई, कुछ लोग कभी-कभी ये भी कहते हैं 2013 के इलेक्शन में भी ज़्यादती हुई। क्या सर हम सिर्फ ज़्यादतियों के शिकार होते जाएँगे हमेशा के लिए? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल आदमी से अगर आप ये सवाल करें, तो वो यही बात कहेगा आपको कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए। इलेक्शन में प्री पोल, पोस्ट पोल रिगिंग नहीं होनी चाहिए। और हम इस बात के हामी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है इस मुल्क में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मैंडेट अच्छा मिलता है। हमेशा जब रिगिंग होती है वो अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके रिजल्ट्स आते हैं। बट पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इन सब को एक एक दफ़ा ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान इकट्ठे बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो इस प्रोसेस को जितना भी फ्री एंड फेयर कर सकें हमें करना पड़ेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सर एक टाइम पे साइन हुआ था। उसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएल का काफ़ी मेजर काम था उसके अंदर। मेरे ख्याल में उसके बाद हम लोगों ने वो चीज़ अचीव नहीं की क्या? लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने साइन किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब का दरमियान एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट साइन हुआ। आई बिलीव कि उसके ऊपर 90% हमने अचीव किया है। मैं ये क्यों कहता हूँ 90%? क्योंकि उसमें हमने काफ़ी पावर्स जो पार्लियामान के पास होनी चाहिए, जो इलेक्टेड नुमाइंदों के पास होनी चाहिए, और जो स्पेस इलेक्टेड नुमाइंदों के पास और पार्लियामान के पास होनी चाहिए, वो हमने 2008 से लेकर 2013 के दरमियान 18 अमेंडमेंट में उसको अचीव कर लिया। जुडिशरी का एक इशू था जो कि अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, उनके टेन्योर, उनका जो उनके मामलात थे, वो आई थिंक 26 अमेंडमेंट में हमने वो भी अचीव कर लिया है। सो वी आर नाउ अराउंड 90+% अचीव्ड द सीओडी के जितने भी हमारे अहदाफ थे वो हमने अचीव किए हैं। सो एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है। उसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक डिसीजन हुआ था कि कंटिन्यूस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, जो आर्टिकल 140A के एन मुताबिक हो। वो एक चीज़ है जो कि मैं चाहता हूँ और समझता हूँ कि पाकिस्तान, पंजाब में ख़ुसूसन होना चाहिए। हमारा सर ये सवाल उठा था एक साहब से कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस सिंध में भी हो चुके हैं, केपीके में, बलूचिस्तान में हो गए, पंजाब में अभी तक नहीं हुए। यू आर पार्ट ऑफ द पंजाब असेंबली, व्हाई डू यू थिंक ऐसे नहीं हो रहा अभी तक? मैं देख रहा था कंटिन्यूटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, तो सिंध की 58% गालबन बनती है परसेंटेज। तो सिंध इज़ द मोस्ट क्या कहते हैं, सबसे बेहतर परफॉर्मिंग प्रोविंस है आउट ऑफ ऑल द 4 प्रोविंसेस विद रिगार्ड्स टू लोकल गवर्नमेंट। पंजाब के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अगर हम देखें तो पंजाब की आबादी बहुत है, पंजाब में पॉलिटिकल फोर्सेस बड़ी एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा हैं। सिंध में इस तरह नहीं है, सिंध में डिफरेंट है।
सिंध की पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ है पंजाब से। तो पंजाब में मैंने ये देखा है कि तमाम पार्टीज़ बड़ा जेलसली गार्ड करती हैं अपनी पावर्स को। यही वजह है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स फाल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अभी तक राइज नहीं हुआ पंजाब में, जो कि कंटिन्यू हो सके। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं समझता हूँ लैक ऑफ द विल है उनकी तरफ से, एक विलिंगनेस नहीं है कराने के लिए लोकल गवर्नमेंट। उसी बेस पे सर लोकल गवर्नमेंट बिल भी आया है पंजाब के अंदर, उस बिल के बारे में आपकी राय क्या होगी? लेकिन जो बिल अभी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है वो तो आर्टिकल 140A का बार अचीव नहीं करता। इलेक्टेड नुमाइंदे कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि वो एक अनइलेक्टेड किसी ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर के नीचे बैठे। और नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट का जो टेयर है वो भी गायब है गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में। मैं चाहता हूँ पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और बाकी भी जो लोग पार्लियामान के अंदर हैं, पीटीआई के हों चाहे पीएमएलएन के हों, वो भी चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का टियर जो है वो भी मिसिंग नहीं होना चाहिए एंड पावर्स शुड रेस्ट विद द इलेक्टेड पीपल। सर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयर भी हैं। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा और मैंने देख भी रहा था कि आपने तो तकरीबन 2021-22 के ऑडिट के अंदर 913 इरेगुलरिटीज़ निकाली हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आपकी अप्रोच जो है वो नज़र आ रही है। ये सिर्फ इरेगुलरिटीज़ निकाली जाती हैं सर, या कोई रिकवरीज भी की जाती हैं इसके अंदर? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका रफ़े। मैं पीएसी के जब चेयरमैन बना तो मैंने 3 महीने का एडवांस एक जो शेड्यूल है वो जारी किया और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे मैं हर 3 महीने बाद नया शेड्यूल भी जारी करता हूँ। अभी तक 30 मीटिंग्स की हैं मैंने पीएसी 2 की एंड हमारी रिकवरी जो है वो इट्स अबाउट 5.5 बिलियन, 5.5 अरब की रिकवरी 30 मीटिंग्स में हमने की है। और ये रिकवरी जब तक ऑडिट डिपार्टमेंट चेक नहीं करता और ऑडिट डिपार्टमेंट कहता नहीं है कि हाँ रिकवरी हमारे ख़जाने में आ गई है, तब तक हम उसको सेटल नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि ये रियलाइज्ड रिकवरीज हैं? एग्जैक्टली, ये रियलाइज रिकवरीज होती हैं। जो रिकवरी रियलाइज नहीं है, जो अभी पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही रहती है। वो रिकवरी पेंडिंग ही रहेगी जब जब तक ऑडिट उसको वेरीफाई नहीं करेगा कि अकाउंट में पैसे आ गए हैं सरकार के, तब तक वो उस पैरा को हम सेटल नहीं करते। सर मैंने ये भी जानने की कोशिश की थी, मुझे पता चला कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एक कमेटी ऑड ईयर्स देखती है, एक कमेटी इवन ईयर्स देखी होती है। मैंने बाकी कमेटीज़ के बारे में नहीं सुना कि उनकी इतनी रियलाइज रिकवरीज हुई हुई है। विल आई बी राइट इन सेइंग कि आपकी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसकी रिकवरीज हाईएस्ट हैं शायद? जी, जी। देखिए जो पीएसी 1 है उसके पास उसने लेट स्टार्ट किया था। उनकी मीटिंग्स ग़ालिबन अभी बहुत कम, अभी लेस देन 20 मीटिंग्स सिटिंग्स हुई हैं उनकी। सो उस हवाले से उनकी जो रिकवरी भी होगी वो भी कम होगी। और जो पीएसी 3 है उसके पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। सो उस इसलिए उनकी रिकवरी भी कम होगी। सो 30 मीटिंग्स में मेरे पास काफ़ी डिपार्टमेंट्स थी। जो मेरे पास जो ईयर भी है उसमें बुज़दार दौर का वो है टाइम, तो उसमें हमने काफ़ी अच्छी इफेक्टिव रिकवरी की है। सर आपने एडवोकेट काफ़ी किया है रिगार्डिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के सीपेक की इन्वॉल्वमेंट भी हो थोड़ी सी ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अक्रॉस मुल्तान, शुजाबाद, जलालपुर। नेचुरली द पर्पस बिहाइंड दिस इज़ फॉर जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा वहाँ पे जीडीपी की तरफ फोकस किया जाए। इसमें कोई आपको अपडेट मिली है? लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि वो सीपैक के थ्रू होना है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हमने 12 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इस मामले को टेकअप किया है। देखिए आइडिया ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है साउथ पंजाब के, व्हेन आई से साउथ पंजाब, उसका मतलब है 3 डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न। ये 11 अजला बनते हैं और इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप उठा के देखें तो एजुकेशन जिसमें वेरिएबल है, हेल्थ वेरिएबल है, पीने का साफ़ पानी, एक्सेस टू गुड हायर एजुकेशन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मिलाएं तो जाके हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख सकते हैं। साउथ पंजाब को जब हम उठा के देखते हैं, तो स्टडी करते हैं,
तो साउथ पंजाब को हमेशा डिप्राइव रखा गया है। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, अब पंजाब जो है वो 14 करोड़ का सूबा बन चुका है, जिसमें से 4.5 करोड़ की आबादी साउथ पंजाब के में रहती है। और उनको उनका हक जो है वो जब मिला 2008 से लेके 2013 के दरमियान, पीएसटीपी का 33% हमारा शेयर बनता है। और इसी तरह एडीपी का भी हमारा शेयर अराउंड 33% बनता है। ओके। एलोकेशंस जो हैं वो हमें कर देते हैं गवर्नमेंट कि हम एलोकेट कर रहे हैं आपको इतना फंड, कब फेंस भी कर देते हैं। बट जब डिसबर्समेंट्स की बारी आती है तो पता चलता है कि वो फंड्स उठा के लाहौर पे लगा दिए गए हैं, बाकी सेंट्रल पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स पे लगा दिए गए हैं। हम लाहौर या बाकी शहरों की तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हरगिज़ नहीं है। हम चाहते ये हैं कि मुनसिफ़ाना इक्विटेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होनी चाहिए सर। चाहिए। और जिन पीएफसी इसका वे फॉरवर्ड है, पीएफ या तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। और जिस अज़ला में आप समझते हैं कि पॉवर्टी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आप उसको ज़्यादा पैसा दें। सेनेट के अंदर 2010 में 2/3 अक्सरियत से एक बिल पास हुआ था कि साउथ पंजाब को एक अलग प्रोविंस बनाए। लेकिन नेशनल असेंबली में उस वक़्त हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। पीएमएलएन के वोट्स हमें दरकार थे, बट पीएमएलएन वाज नॉट एग्रीड टू द साउथ पंजाब। उन्होंने मुखालफत की। और जब 18वीं तरमीम बनी, पास हुई, तो 18वीं तरमीम से पहले पाकिस्तान में कोई नया सूबा बनाने की भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। वो हमने 18वीं तरमीम में एक अलग सूबा बनाने का एक पूरा मैकेनिज़्म इंस्टिल किया। और वो मैकेनिज़्म ये था कि एक सूबे के अंदर से करारदाद मंजूर हो, जो कि 2 मैं कर चुका हूँ इस पंजाब के अवान से। एक पिछले टेन्योर में की थी, एक इस टेन्योर में। इसके साथ साथ नेशनल असेंबली उसको वोट करेगी, फिर वो सूबा बन जाएगा। जब हम ये जनूबी पंजाब या वसेब के सूबे की आवाज़ को उठाते हैं तो हमें जवाब में कहा जाता है कि फिर पाकिस्तान के और सूबे बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए, हम उसके खिलाफ नो हार्म कि और सूबे भी बन सकते नो हैं। हार्म इन दैट। हम चाहते हैं कि बने, बट प्रॉब्लम ये है कि उन सूबों से करारदाद कोई नहीं पास हो चुकी। सर देखिए, मेहनत इस पे 2008 से हो रही है। उस वक़्त प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी के। आपने खैर बड़ा जवाब दे दिया मुझे उसके बारे में। करंट भी देखा जाए तो प्रेसिडेंट आपकी पार्टी से, सेनेट चेयरमैन आपकी पार्टी से। क्या इस वक़्त भी वो एफर्ट्स नहीं किए जा रहे कि एक सेपरेट साउथ पंजाब का प्रोविंस की तरफ मूव किया जाए? ये वो गोल्डन टाइम है जिसके अंदर ये सूबा बन सकता है। रीजंस जो आपने बताए कि प्रेसिडेंट, चेयरमैन सेनेट, नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की के नंबर्स और गवर्नमेंट के जो के नंबर्स हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर तो लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, बजट भी पास नहीं हो सकता। सो अगर ये वो टाइम है जिसमें सूबा बन सकता है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया है साउथ पंजाब के अवाम से अलग सूबे का, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पूरा करेगी। बाकी जो जमातें हैं उनके इंटरेस्ट में नहीं है सूबा बनाना। एक सेक्रेटेरिएट का ऐलान किया गया लास्ट गवर्नमेंट में और बना भी दिया गया। उसके बाकायदा स्टैचूट्स हमने यहाँ से अप्रूव किए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी रोल बैक कर दिया गया है। सो और स्टैचूट्स अभी तक इन प्लेस हैं, फिर भी वो रोल बैक हो गया। ये दुख है हमारा, ये हमारा गिला है इस गवर्नमेंट से। और वो गिला हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी किया है, टॉक शोज पे भी करते हैं, आवाम में बैठ के भी करते हैं। सर फॉर अ पर्सन हु हैज़न्ट बीन टू मुल्तान दैट मेनी टाइम्स, मेरा चक्कर वहाँ पे लगते रहा किसी चीज़ के मामले में, और फिर मेरा चक्कर दोबारा लगा 2013-14 के अंदर, एंड आई कुड सी कि एक मेजर डिफरेंस है। जिस तरह लोग कराची से आते हैं ना जब लाहौर, तो वो कहते हैं देखो हर साल लाहौर बदल रहा है। उस समय मुझे पहली बार एक नज़र आया फ़र्क। देखिए, मुल्तान में फ़र्क आया। मुल्तान इज़ अ बिग सिटी। वो आपकी जीडीपी का 5.6% पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर उसकी इनपुट है। 50 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। इट्स अ मिड कंट्री हब नाउ। कनेक्टिविटी के हवाले से आप देख लें, रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। बाकी सारे सूबों को आप वो मिलाता है। पाकिस्तान मुल्तान पहला ही बड़ा शहर है। जब आप बलूचिस्तान या सिंध से पंजाब की तरफ आएँ, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो विज़न था वो बड़ा खुल के वहाँ पर दिखाया लोगों को कि अगर सूबा बनेगा तो ये शक्ल होनी चाहिए सूबे की। सो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुल्तान की जो मुल्तान वासा है,
मुल्तान का 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और उनका पीने के पानी वहाँ पर नहीं है। जो सीवरेज का और पीने का पानी है वो पीने का पानी कंटेमिनेट हो गया है नीचे ग्राउंड वाटर बेड लेवल्स की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो बहुत ख़राब है। लोग बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ बनते जा रहे हैं, कैंसर के मरीज़ की तादाद में इजाफा देखा गया है। तो ये जब हमने कंप्लेन की और हमने डिमांड रखी गवर्नमेंट के आगे कि आप मुल्तान वासा को फंड्स दें, उन्होंने कमिट भी किया कि हम देंगे, लेकिन अफसोस से इस बजट में तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। और साउथ पंजाब 137 बिलियन अगर आप दे रहे हैं लाहौर वासा को, तो आप मुल्तान वासा को भी अगर 10 अरब दे देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बेशक आप लाहौर में फिल्म सिटी बनाएं, लाहौर में जहाज़ उड़ाएं, लाहौर में ट्रेन बनाएं, लाहौर ज़ू बनाएं, जो मर्ज़ी करें, बट हमारा बेसिक पहले हमारी नेसेसिटीज़ तो पूरी कर लें, पहले हमारी ज़रूरियात तो पूरी कर लें, फिर आप अपनी आसाइशों पे पैसा खर्च कर लें। बस हमारा यही मौक़िफ़ है। राइटली अंडरस्टूड सर। सर मैं पिछले न्यूज़ में पढ़ा था कि फेलिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट मुल्तान में कहीं आपके खिलाफ कोई बेलेबल अरेस्ट वारंट्स निकले हैं फॉर इंटरफेयरिंग इन द गवर्नमेंट या फंक्शंस ड्यूरिंग कोविड टाइम। एग्जैक्टली मुझे काइंडली सा एक्सप्लेन तो करें कि ये कौन सा मामला है? हाँ, ये मामला है जी, जब पीडीएम की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो मुल्तान में हमने पीडीएम का जलसा किया था, जिसमें मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी तशरीफ़ लाई थी, आसिफा भुट्टो ने वहाँ पे तकरीर की थी। और हमने एक आइडिया तो हमारा था कि हम किला कोना कासिम बाग जो स्टेडियम है उसमें जलसा करें, बट इमरान खान की गवर्नमेंट थी और उन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी कि आपने वहाँ पे जलसा करना है। क्रैकडाउन हुआ, हमारे वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, मेरे दोनों भाई अरेस्ट हुए, अली मूसा, अली कासिम दोनों अरेस्ट हुए और उनको जेल भेज दिया गया। और हमारे बड़ा क्रैकडाउन हुआ। उस हवाले उस तनासुब में हमारे ऊपर पर्चे हुए, कोविड के वायलेशन के, ताला चोरी करने का पर्चा हो गया, तो वो पर्चे हम फेस तो कर सर रहे वो हैं। प्रोसीजर्स ही ख़त्म हो चुके हैं, वो सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी हैं कोविड वाली। हुँ। ये पर्चा क्यों जिसका रहा आज वो तक? पर्चा एग्ज़िस्ट कर रहा है, बस वो पर्चा ख़त्म हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे पर्चे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पर्चे हैं, वो ख़त्म होने चाहिए। आई थिंक बिकॉज़ वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस ऑल्सो कि जब पीएस पार्टी की गवर्नमेंट थी तो एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था इस मुल्क में, एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। 2008 से लेके 2013 तक। 13 तक। देयर वाज़ नॉट इवन अ सिंगल पॉलिटिकल नॉट प्रिजनर। इवन अ सिंगल पॉलिटिकल प्रिजनर, इफ देयर वाज़ एनी यू कैन नेम इट, रिकॉर्ड चेक कर लें। सर एक एक और मेंशन करना था क्योंकि आपसे बात होनी थी तो ये बात करना था सर। एक वीडियो स्कैंडल आया था और वो कहीं लीक हुआ था, वीडियो स्कैंडल रिगार्डिंग सेनेट चेयरमैनशिप। व्हाट वाज़ दैट इश्यू? क्या हुआ उसके बारे में? इज़ इट स्टिल परसिस्टेंट देखें, और वाज़ इट वर यू अ विक्टिम ऑफ डीप फेक? आई वाज़ सर्टेनली अ विक्टिम ऑफ डीप फेक। मज़े की बात ये है कि गिलानी साहब ने जब वो इलेक्शन जीता, उसके बाद ही रिज़ाइन्ड फ्रॉम द सेनेट सीट। एमएनए का इलेक्शन लड़ा, एमएनए का इलेक्शन जीता, फिर एमएनए का इलेक्शन छोड़ा और फिर उसके बाद दोबारा से सेनेट का इलेक्शन लड़ा और जीत ठीक गया। है। वो केस अभी तक चल रहा है। अगेन वही वाली बात, केस अभी तक चल रहा है उस केस मामले का। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है इसलिए अभी तक चल रहा है। उसमें केस के जो मेरे कंप्लेनेंट है वो पीटीआई की वो खातून थी, कंवल शाहज़ेब और आलिया, वो हाँ, उन्होंने ही इसको किया था। सर पीपल्स पार्टी के बारे में बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास प्रोविंशियल हुकूमत सिंध की सन 2008 से है। अगर इस बात को हम देखें तो ये तकरीबन हमारे अब 20 साल से ऊपर जाने वाली बात है पोस्ट ऑलमोस्ट। इन हो रहा है। यस सर। कंसिस्टेंटली वोट्स भी मिल रहे हैं वहाँ पे। उसके बावजूद जब भी मेरा कोई, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरा कोई भी दोस्त कराची से जब आता है, वो लाहौर आके हमेशा परेशान हो जाता है। बिल्कुल। यार लाहौर में इतना कुछ हो रहा है। कैसा है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को वोट भी मिल रहे हैं लगातार, इतनी देर से वोट डालते जा रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स वहाँ पे उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इस सवाल का मैं जवाब, सवाल बहुत अच्छा है आपका। इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दूँगा कि जब हम जाते हैं, हमारे लिए सिंध कराची है, लेकिन सिंधीज़ के लिए ये सिंध जो है वो कराची और रूरल सिंध सब मिलके सब होगा। मिल के एक सिंध प्रोविंस है। कराची के स्टेक होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कराची में बहुत स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सी जमातें हैं, बहुत से अ, अदारे हैं जो कराची को चलाते हैं। अ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये फोर्थ टर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े रेवोल्यूशनरी काम किए हैं सिंध के अंदर, जो कि या वो इंटीरियर में है, सिंध में है, या वो
इसमें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कराची में जो हैं, काफ़ी काम हुआ है उसके ऊपर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल वहाँ पे चला है, मैं समझता हूँ कि PMLN को उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो बिलीव, मुझे भी ये लगता है जब भी मैं जाता हूँ कराची मुझे महसूस होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, इन दो हवालों से सिंध अभी पीछे है। हाँ, और तीसरा सफाई। ये 3 चीज़ें जो हैं, जो मुझे भी एक आम आदमी की तरह फ़ील होते हैं, जो कि मैं गवर्नमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हों, चेयरमैन साहब हों, उनके साथ हम डिस्कस भी करते हैं सारे केसेस इश्यूज़ को। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए सिंध से, पंजाब के गवर्नमेंट को भी, पंजाब के लोगों को भी, और कुछ चीज़ें हैं जो सिंध के गवर्नमेंट को और सिंध के लोगों को पंजाब से सीखनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान एक मुल्क है जो हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करने चाहिए हमें। हम सूबों को आइडियाज़ शेयर करने चाहिए। जिस तरह मैं कह रहा था उस दिन मीटिंग में भी कि सुथरा पंजाब एक इज़ अ गुड इनिशिएटिव, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का। वो अगर हम उस मॉडल को उठा के हम कराची में ले जाएँ और कराची की हद तक पहले उसको हम एज़ अ मॉडल प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। एज़ अ मॉडल प्रोजेक्ट वहाँ पे पायलट करें, तो हमें एक अच्छा चेंज नज़र आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी हमें उधर काम करना है, एंड पुलिस के हवाले से भी। इन सिंध इज़ वेरी डिफरेंट दैन द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब की पुलिस तो एक बदमाश पुलिस है ना, एक 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 नहीं, बट इट इज़ ताकतवर अदारा है। जी, बिल्कुल है। ये 3 जो चीज़ें हैं, ये हमें भी सीखनी पड़ेंगी। और पंजाब को सिंध का जो एजुकेशन सेटअप है और स्पेशलाइज़्ड हेल्थ का जो सेटअप है, उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारे अस्पताल, बहुत सी ऐसे अस्पताल, हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, चाहे वो पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, चाहे वो साउथ पंजाब में है। हमें देखना चाहिए कि सिंध में वो उसको कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए किस तरह उन्होंने हैंडल किया, और वो बेहतरीन मुफ्त इलाज दे रहे हैं। पंजाब असेंबली में बिल्स या लेजिस्लेशन कोई आपने ऐसे प्रेज़ेंट की हो या सपोर्ट की हो, इस पे आप फ़ख्र महसूस करते हैं? देखिए, मैंने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है, इंट्रोड्यूस भी मैंने किया और पास करवाया। वो था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया। तो उस हवाले से मुझे जो गवर्नमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, और मैं ज़रूर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का ज़िक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत मदद दी। उन्होंने काफ़ी हेल्प दी मुझे इस बजट को, इस बिल को बेहतर करने में, और हमने वो बिल पास किया है जिसमें हम यही चाहते हैं, जो बिल है, हमने इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस भी देखा बाकी ममालिक के साथ जिन्होंने 0% अचीव किया है थैलेसीमिया को, रेट को। उनसे हमने बड़े अच्छे आइडियाज़ लिए हैं। क्या इसके सर मेन पॉइंट्स क्या होंगे जिन पे आप जेनेटिक टेस्टिंग है। देखिए, हम चाहते थे कि स्क्रीनिंग जितनी ज़्यादा हो सके, इसका हल तो सिर्फ स्क्रीनिंग के थ्रू ही होगा? स्क्रीनिंग के थ्रू होगा। तो हमने चेक पॉइंट्स रखे हैं कि जहाँ जहाँ पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पहले नंबर पे तो हम चाहते थे कि जो बच्चा और बच्ची स्कूल से सनद हासिल करने के लिए जाएं, स्कूल मैट्रिक की, FA की, तो वहाँ पर उनका एक चेक होना चाहिए। ओके। नंबर 2, शादी से पहले होना चाहिए। बट हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन का कुछ स्टिग्मेटाइज से बचाने के लिए, स्टिग्मा से बचाने के लिए, हमने हमारी सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, हमें जो खातून थी उसको हमने बीच में से निकाल दिया। मर्द का हमने टेस्ट फिर भी रखा उसके अंदर। ऑलराइट। उसके बाद पोस्ट नेटल हमने टेस्टिंग रखी है, ताकि पता चल जाए प्रेगनेंसी के दौरान ही कि ये जो बच्चा है जो आ रहा है इस दुनिया में, क्या इस मेजर और माइनर ब्लड का क्या डिफेक्ट है। ऑलराइट। तो ये सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी पंजाब गवर्नमेंट की, कि हमारे तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर जितने भी हैं पंजाब में, उन सब में वो मशीन जेनेटिक टेस्टिंग की मौजूद है। हमने फीडर्स रखे हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फीड करेंगे सैंपल्स ठीक है। डिवीजन हेडक्वार्टर में, और वहाँ से वो उसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर वो हम
उसको आगे पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ हमने एक क्लस्टर भी रखा है, क्लस्टरिंग कराई है हमने, क्योंकि ये हमने देखा गया है कि कज़न मैरिजेस की वजह से ये होता है। तो नादरा से एक डाटा एडवाइजरी बोर्ड रखे हुए हैं उसके अंदर, जिसमें नादरा भी है, बाकी सेक्रेटरीज भी हैं, औकाफ के सेक्रेटरी हैं, क्योंकि ये सिर्फ निकाह नामे के ऊपर शर्त जब आएगी तो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए भी हमने औकाफ के सेक्रेटरी को कहा है कि आप भी अपना एक मैकेनिज्म बनाएं, शादी से पहले आप टेस्ट करें दोनों को। मुल्तान कैडेट कॉलेज के भी मैंने सुना था कि आपने प्रपोज भी किया था कि उसके बजट में कुछ मुल्तान एनहांसमेंट की कैडेट जाए। कॉलेज का मज़े की बात है, मुल्तान साउथ पंजाब में कोई कैडेट कॉलेज नहीं था। सिंध में है, बलूचिस्तान में है, फाटा, जब एक्स फाटा जो है जी उसकी हर एजेंसी में एक कैडेट कॉलेज है, बट और नॉर्थ पंजाब में कैडेट कॉलेज की एक लंबी लिस्ट है, बट साउथ पंजाब को डिप्राइव किया हुआ था कैडेट कॉलेज से। तो गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने 2 कैडेट कॉलेजेस दिए, बहावलपुर एंड मुल्तान। बहावलपुर वाला अब फंक्शनल हो चुका है। मुल्तान को पता नहीं बाय डिज़ाइन लेट की रखा उन्होंने, बट इस दफ़ा हम गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर का भी, गवर्नमेंट का भी, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का भी, जिन्होंने कैडेट कॉलेज मुल्तान को फंड्स रखे हैं इस बजट के अंदर। इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। एंड हम चाहते हैं कि हमारे इलाके से भी लोग पाकिस्तान की फ़ौज में जाएं। हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है साउथ पंजाब की वो बहुत कम है हमारी आर्म फोर्सेस में। अली हैदर, आपसे गुफ्तगू करते हुए हम लोगों को माइक्रो हल्के की बातें तो ज़रूर समझ में आई, लेकिन योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपोजर रिगार्डिंग मैक्रो कंसर्न्स, प्रोविंशियल कंसर्न्स, फेडरल कंसर्न्स, आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को आगे जाते हुए? जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान हैज़ चेंज्ड, आई बिलीव पाकिस्तान हैज़ रियली चेंज्ड। पाकिस्तान की जो आवाम है और पाकिस्तान की जो एक एक नेशन का एक अपना एक थिंकिंग मैकेनिज्म होता है, इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज आफ्टर द इंडियन एग्रेशन, और जो हमारी 3 दिन की जंग थी इंडिया के साथ, उसके बाद पाकिस्तान हैज़ रियली चेंज। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज किया है। इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, इस गवर्नमेंट की जो हमारी गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, फील्ड मार्शल और चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं हमारे, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस ब्रेवरी से पाकिस्तान को डिफेंड किया। इस पाकिस्तान का जो एक रीजनल पावर पाकिस्तान बन के सामने आया है। बेशक पहले इंडिया कुछ समझा जाता था कि वो एक रीजनल पावर है, बट थिंग्स हैव चेंज्ड, टेबल्स हैव चेंज्ड, पाकिस्तान हैज चेंज्ड। इसके साथ साथ पंजाब हैज़ आल्सो चेंज्ड। पंजाब का बजट जो इस दफ़ा हमने देखा है, इट इज़ वेरी डिफरेंट बजट। चाहे बेशक मेरा उस पर साउथ पंजाब के हवाले से एक तनकीद ज़रूर मैंने की है, लेकिन जो पब्लिक स्पेंडिंग जिस तरह की गई है और जिन जिन चीज़ों पे की गई है, उससे मैं समझता हूँ कि पंजाब के जो मिडिल क्लास, जो पढ़ा लिखा नौजवान, जो जो कि हमारी पॉपुलेशन बल जो है वो, आपको पता है कि कितने नौजवान हैं, मोर देन जी, 60%, मोर देन 60% यंग पॉपुलेशन है हमारी। पॉपुलेशन है। बिल्कुल, उसको मद्देनज़र रख के पब्लिक स्पेंडिंग को सेट किया गया है इस सेट दफ़ा। किया गया है, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। ये रही हमारी गुफ्तगू एमपीए सैयद अली हैदर गिलानी के साथ, जहाँ पे हमने उनसे डिस्कस किया उनके बचपन, उनके करियर के बारे में, किस तरह उनकी पूरी फैमिली और फैमिली लेगेसी हिस्ट्री है। वी विल कीप ऑन मेकिंग अदर शोज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।